गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम अब तक पार्टनरशिप में दो टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। एक बेसिक फंडामेंटल जिसमें आप कुछ अकाउंट्स बनाना सीख चुके हैं, P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल एटसेट्रा, और उसके बाद मैंने आपको सेकंड चैप्टर क्लियर करवाया जिसका नाम था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें भी ऑलमोस्ट मैंने आपको हर टाइप के नोट्स एक्सप्लेन कर दिए, थ्योरी एक्सप्लेन कर दी है और क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर दिए। जो मेथड्स एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं उन पर मैंने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, जो नॉर्मली पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है। उन क्वेश्चंस को आप बार बार करें। अगर आपकी बुक में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर ना बोलूँ, मैं बोलूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 44 है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और आपको चैप्टर का नाम स्क्रीन पर क्लियरली दिख ही रहा होगा। चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, री एंड कॉन्स्टिट्यूशन। री मीन्स रिपीट, अगेन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स लॉ फॉर ऑपरेटिंग द फर्म। तो रिपीट मतलब दोबारा बनाना, लॉ मतलब बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमने जो लॉ बनाया था उसको हमने क्या नाम दिया था, पार्टनरशिप डीड। तो जब भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर हमारी डीड में कोई चेंजेस आता है, इसका मतलब हमें पुरानी डीड कैंसिल कर कर न्यू डीड जनरेट करनी पड़ती है। तो इस टाइप से कभी भी दोबारा डीड अगर बना रहे हैं पुरानी डीड को कैंसिल कर कर, तो इसको हम बोलते हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमारे बिजनेस के लिए हमने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए थे उनको हम दोबारा से फॉर्म कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो आप थोड़ी सी थ्योरी भी उसमें लिखी हुई है 1 और 2 लाइंस की, तो आप इतना देख लें उसको। क्या है, एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन डीड, डीड में किसी भी टाइप का चेंज। तो जो आपने पहले डीड बनाई है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ चेंज करना है तो कटिंग कर कर लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको डीड को पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, नए सिरे से डीड बनती है, इसी को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन डीड इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये इतना मुश्किल भी नहीं है, इजीली ये बात समझ में आ सकती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस कंडीशंस। कंडीशंस मीन्स इन व्हाट सिचुएशंस द फर्म विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। कंडीशन दैट इज व्हेन विल पार्टनरशिप भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। वो कौन सी सिचुएशन है जब पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगी। तो सिचुएशन तो कई हो सकती है। आपके सिलेबस को और आपके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को देखते हुए और चैप्टर के वेटेज को देखते हुए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास चेंजेस इन रेशियो। चेंजेस इन रेशियो मतलब हमने ए और बी दो पार्टनर्स हैं, हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका अब तक रेशो क्या था, 1:1, मतलब इक्वल रेशो था। अब किसी भी कारण से इन लोगों ने रेशो चेंज किया है, रीज़न कई हो सकते हैं। तो इन्होंने अब रेशो डिसाइड किया है कि हमारा रेशो क्या हो जाए, 3:2। तो पहले इनका रेशो था 1:1, मतलब ये किसी भी चीज़ को इक्वली हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको 3:2 मतलब 3/5 और 2/5 के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ऐसे होने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है ए ज़्यादा टाइम अलॉट कर रहा हो, बी कम टाइम अलॉट कर रहा हो, ए ने ज़्यादा कैपिटल लगाई हो, बी ने कम कैपिटल लगाई हो। ऐसे कई रीज़न, हमें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ पहचान देखें कि क्वेश्चन में आपको 2 अलग अलग रेशोज दिए रहेंगे कि कुछ पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशो कुछ और है और न्यू रेशो कुछ और हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, चेंजेस इन रेशो। अब जब आप रेशो चेंज करोगे तो आपने पुराने एग्रीमेंट में क्या रेशो लिखा था, 1:1, और अब आपको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें रेशो क्या लिख दोगे, 3:2। तो यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, हमारी डीड में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए ये एक केस है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंड है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन मतलब आना, अ पार्टनर मतलब किसी नए व्यक्ति को हम अपनी फर्म में पार्टनर बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो अब तक किसी भी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब किसी भी कारण से, हो सकता है इनको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ रही है, या इनको एक एक्स्ट्रा पार्टनर की किसी भी कारण से ज़रूरत महसूस हो रही है, तो इन्होंने सी को पार्टनर बनाया। तो अब आप इतने समझदार हैं, सी को बनाया तो अब तक जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था ए बी में, अब वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी सी में। जो एसेट्स और लायबिलिटीज ए बी की थी अब वो किसकी हो जाएंगी, सी की हो जाएंगी।
तो सब कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर, राइट्स चेंज हो जाएंगे, ड्यूटीज़ चेंज हो जाएंगी, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, कैपिटल चेंज हो जाएगी, इतने सारे चेंजेस होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी। तो पुराना एग्रीमेंट हम फिनिश कंप्लीट कर देंगे, उसको हटा देंगे और उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप सोचें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ भी हमारे एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं, और जब भी हमारे एग्रीमेंट में चेंजेस आएंगे तो हमें नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट मीन्स ए, बी, सी एंड पार्टनर्स, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स एंड दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग इक्वली। वो किसी भी चीज़ को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। नाउ सी डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम दी फर्म। अब सी चाहता है कि मैं भाई अब इस बिजनेस से जाना चाहता हूँ। उसके पीछे रीज़न सोचने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है उसकी एज हो गई हो सकता है वो अपना पर्सनल कोई बिजनेस करना चाहता हो सकता है आपस में फ्रिक्शंस चल रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। इस कारण से सी जो है इस बिजनेस से अलग होना चाह रहा है। अब वो अलग होना चाह रहा है तो एक तो ये जो मैंने सिचुएशन बताई इस कारण से अलग हो सकता है, एक ये भी तो रीज़न हो सकता है डेथ के कारण भी सी हमारे फर्म से अलग हो सकता है, और अपनी मर्जी से छोड़कर जाए तो भी अलग हो सकता है। कोई भी रीज़न हो, लेकिन सी हमारी फर्म से रिटायर हो रहा है, मतलब छोड़कर जा रहा है। तो अब तक जो एग्रीमेंट 3 लोगों के बीच में था वो सिर्फ कितने लोगों के बीच में रह जाएगा? 2 के बीच में। जो प्रॉफिट 3 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था वो 2 के बीच में। जो राइट्स और ड्यूटीज 3 पार्टनर्स की थी वो अब 2 पार्टनर्स की हो जाएगी। तो आप सोचें तीनों केसेस देखिए, तीनों में ही हमारे एग्रीमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अ फॉर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट है हमारे पास अमलगमेशन। अगर दिख रहा हो आपको स्क्रीन पर, अमलगमेशन ऑफ फर्म। अमलगमेशन का मतलब है एक ए फर्म है, ए पार्टनर नहीं, एक ए फर्म है और एक बी फर्म है। ये मान लीजिए रेडीमेड क्लॉथ का सेलर है और ये मान लीजिए होलसेल का क्लॉथ मर्चेंट है। तो ये भी कपड़े का बिजनेस करता है, ये भी कपड़े का बिजनेस करता है। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि यार हम दोनों मिल जाते हैं और मिलकर बिजनेस साथ में करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ए फर्म खत्म हो जाएगी, बी फर्म खत्म हो जाएगी और एक न्यू फर्म जनरेट हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा? ए बी। समझ रहे हैं बात को? जब भी 2 बिजनेस मिलकर, 2 पार्टनरशिप मिलकर एक नया बिजनेस फॉर्म करते हैं तो पुराने बिजनेस तो खत्म हो जाएंगे, नया बिजनेस नए नाम से चालू होगा, पुराने एग्रीमेंट्स भी खत्म हो जाएंगे, पुराने रेशियोज भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ नए लेवल से चालू होगा। हमें ऑब्वियसली न्यू डीड तैयार करनी ही पड़ेगी। इसलिए अमलगमेशन भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म ही हुआ। अमलगमेशन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बिजनेस, 2 अलग अलग फॉर्म को मिलाकर एक करने को ही हम लोग अमलगमेशन कहते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपने अगर चारों केसेस समझे हो तो चारों में एक ही काम हो रहा है कि किसी न किसी टाइप से हमारी डीड में चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन और इसमें ये जो मैंने आपको कैटेगरीज दी हैं, दीज आर नॉट बेसिकली कैटेगरीज, दीज आर चैप्टर्स। ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। आपको चेंजेस इन रेशियो अलग चैप्टर के तौर पर समझना है, एडमिशन का चैप्टर अलग समझेंगे, रिटायरमेंट का चैप्टर अलग समझेंगे, अमलगमेशन चैप्टर अलग है बट इट इज़ नॉट इन योर कोर्स। तो इससे रिलेटेड कोई चैप्टर आपको कोर्स में नहीं दिया है। तो आप थ्योरेटिकली बस आपने जितना सुन लिया कि अमलगमेशन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इतना काफ़ी है। आपको इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं करना। ये कॉलेज में आता है, 11th-12th में ये चीज़ नहीं है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइप में तो ये आएगा, लेकिन इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया है, नहीं आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको ये 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं जो सीखने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हम जो चालू करने जा रहे हैं वो है अपना चेंजेस इन रेशियो। ये रेशियो में जब चेंजेस होता है तो किस टाइप की बातें होंगी वो सब आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो उसको मैं शॉर्ट में आपको यहीं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये अपन हटा देते हैं यहाँ से। टॉपिक अपना चल रहा है चेंजेस इन रेशियो। जैसे ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, आज तक ये किसी भी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इक्वली मीन्स 50-50, 50 रुपीज़ ए लेता था, 50 रुपीज़ ही बी लेता था। हम अभी रुपीज़ की बात कर ले रहे हैं, रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं। अब इन लोगों ने डिसाइड किया है किसी भी कारण से कि ए को हम 60 रुपीज़ देंगे, ऑब्वियसली बी के पास अब 40 रुपीज़ ही बचेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ 100% ही होगी। पहले 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होती थी, अब 60 अगर इसको मिलेगा तो 40 ही इसको मिलेगा। अब आप गौर से देखें
पहले ए को कितना मिल रहा था 50 और अब ए को कितना मिल रहा है 60। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ए को प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा होगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज़ का। और यहीं बी को पहले मिल रहा था 50 और अब मिल रहा है 40, तो बी को लॉस हो रहा है वो भी कितने का 10 रुपीज़ का। इससे एक बात तो आप ही समझ जाओ कि जब भी हम रेशियो चेंज करेंगे तो किसी एक पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो जाएगा, किसी एक पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो जाएगा। जिसका शेयर डिक्रीज हो रहा है उसको लॉस हो रहा है, जिसका शेयर इंक्रीज हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट जिस पार्टनर को हो रहा है वो क्या कर रहा है बेसिकली गेन, तो उसको बोलेंगे गेनर। और जिसको लॉस हो रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम सेक्रीफाइजर। तो जब भी हम रेशियो चेंज करेंगे तो एक ओल्ड रेशियो रहेगा हमारे पास में, एक न्यू रेशियो रहेगा, समझ गए बेटा। तो ये वाला रेशियो कौन सा था आपका ओल्ड और ये वाला रेशियो कौन सा था आपका न्यू। हमें दो रेशियोज क्वेश्चन में दिए रहेंगे, तो आपको ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस करना है और अपने कॉमन सेंस से समझना है कि किसका शेयर बढ़ गया है और किसका शेयर कम हो गया है। जिसका शेयर बढ़ गया है वो गेनर होगा और जिसका शेयर कम हो गया है वो सेक्रीफाइजर होगा। अब बस इस गेनर और सेक्रीफाइजर के कॉन्सेप्ट को लेकर ही हमें अपने पूरे चैप्टर को बढ़ाना है। तो टॉपिक तो मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है, लेकिन चैप्टर हमारा जो चालू होगा वो चेंजेस इन रेशियो चालू होगा। आज की डेट में मैं आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझा चुका हूँ, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की पहचान मीनिंग तो 3-4 चैप्टर का बता दिया मैंने, बाकी पहचान मैंने अभी आपको चेंजेस इन रेशियो की बताई कि हमें इसमें किसी भी क्वेश्चन में दो रेशियोज दिए रहेंगे एग्जाम में, तो आप समझ जाइएगा कि ये बेसिक पार्टनरशिप नहीं चल रही है, फंडामेंटल नहीं चल रहा है, ये चल रहा है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ऐसी सिचुएशन में हमें ओल्ड वाले रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना पड़ेगा। ऐसा करने पर कोई एक पार्टनर गेन करेगा और कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। और ये हमेशा ध्यान रखिए, जितना कोई गेन करेगा उतना ही दूसरा बंदा सेक्रीफाइस करेगा। अगर इसको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको 10 रुपीज़ का लॉस होगा, कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये बातें हैं, इस चैप्टर को अब हम कंटिन्यूसली लेकर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज मैंने जितना समझाया उसको ध्यान रखिए, क्योंकि अब मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस में आपको बातें बताऊंगा थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकल, कोई भी बात बताऊंगा, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है इस चैप्टर में, प्रैक्टिकल से, तो बार बार मैं ये बोलूँगा कि भाई ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिए, गेनर है सेक्रीफाइजर है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर आपको समझ में आना चाहिए कि गेनर कौन है और सेक्रीफाइजर कौन है। जिसका शेयर बढ़ गया वो गेनर, जिसका शेयर कम हो गया है वो सेक्रीफाइजर। तो कल देखते हैं अपन इसको, आप एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, सी यू बाय।